अबव 140 और डायस्टोलिक कितना हो जाए आपका सिस्टोलिक तो कितना 140 से ज्यादा, 140 या 140 से ज्यादा, और डायस्टोलिक कितना हो जाए 90 एंड अबव। तो साहब अगर इसको मैं ऐसा लिखूं तो और ज्यादा बेटर रहेगा, सिस्टोलिक 140 एंड अबव ज्यादा बेटर ये रहेगा, डायस्टोलिक 90 एंड अबव ज्यादा राइट वर्ड ये है एग्जाम के हिसाब से। अगर सिस्टोलिक बीपी 140 या 140 से ज्यादा है और डायस्टोलिक 90 या 90 से ज्यादा है तो इस कंडीशन को आप हाइपरटेंशन बोलते हो, बोले तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हो। बहुत सीधी सीधी गणित बताऊं, जब रक्त वाहिनियों में बह रहा होता है तो रक्त अपनी प्रवृत्ति के कारण बाहर निकलने का प्रयास करता है, लिक्विड की प्रवृत्ति होती है फैलना, ये रक्त वाहिनियों की दीवारें उसे फैलने नहीं देती, तो इस दौरान इन दीवारों पर एक दबाव उत्पन्न होता है, उसी दबाव को रक्तदाब कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर ये रक्तदाब 120/80 से कम होता है। नॉर्मल की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल में लेस देन 120 और लेस देन 80। सिस्टोलिक तो होना चाहिए लेस देन 120 और डायस्टोलिक होना चाहिए लेस देन 80। तो अगर 120 से कम आपका ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक या 80 से कम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो इसे अपन बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और अगर 140 से ज्यादा हो गया, 90 या 90 से ज्यादा हो गया, कंसिस्टेंटली ज्यादा है, इसका कहीं मतलब नहीं एक बार आपका बीपी बढ़ गया तो हाइपरटेंशन है। कंसिस्टेंटली आपका 140 से ज्यादा या 90 से ज्यादा होता है तो उसे अपन हाइपरटेंशन की रेंज में डालते हैं। अब इसकी भी अलग अलग रेंज होती है, 140 से 159 एसटीएन ग्रेड। देखो सिस्टोलिक 120 से कम, डायस्टोलिक 80 से कम, ये नॉर्मल है। 120 से 139, 80 से 89 ये प्री हाइपरटेंशन है। 140 से 159 और आपका 90 से 99 ये एसटीएन फर्स्ट है। 160 एंड अबव ये आपका एसटीएन सेकंड है। 100 एंड अबव ये आपका एसटीएन सेकंड है डायस्टोलिक, और अबव 180 और अबव 120 सिस्टोलिक तो अबव 180 और डायस्टोलिक अबव 120 ये आपका इमरजेंसी हाइपरटेंशन है। तो इजीली आप लोग जानते होंगे, सब कुछ की जानकारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अपन सीधे सीधे शब्दों में समझें तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, और सीधे सीधे शब्दों में अगर हम समझें जब बीपी बढ़ता है, क्या बढ़ता है बीपी, जिसे आप एसटीएन बोलते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव सीधे सीधे कहां पर आते हैं वो अगर अपन सीधे सीधे शब्दों में देखें। अगर एक मोटर चल रही है और एक बगीचे में उस मोटर से पानी जा रहा है, तो मोटर चल रही है और मोटर से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, तो अगर आप उस पाइप पे पांव रख देते हैं तो पांव रखने पर क्या हो सकता है, दो संभावना है, या तो मोटर चुचाड़े करेगी, मोटर की आवाज तेज हो जाएगी, मोटर पे दबाव ज्यादा पड़ेगा, मोटर के बुश बेरिंग कटोरियां गिर सकती है, या मोटर जल सकती है, या साला पाइप कहीं से खुल सकता है। तो अब मोटर के रूप में हमारे हार्ट है और पाइप के रूप में वेसल है। अगर वेसल की वाल पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ेगा तो दबाव झेलना पड़ेगा हार्ट को, तो हार्ट के वाल्व खराब हो सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी हो सकती है, हार्ट पर लोड पड़ने से हार्ट डैमेज हो सकता है, मतलब सीएचएफ हो सकता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी से लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके हार्ट में आ सकते हैं। और अगर वेन या आर्टरी की अपन बात करें, वेसल्स की अपन बात करें, वेसल्स पे दबाव पड़ेगा तो वेसल्स रप्चर हो सकती है। अगर वेसल्स रप्चर होगी अगर ब्रेन में अगर वेसल्स रप्चर होगी तो क्या समस्या हो सकती है, ब्रेन में वेसल्स रप्चर होने से स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में अगर रप्चर हुई तो इंफ्रैक्शन हो सकता है, और ये लगातार प्रेशर अगर आपकी किडनी में बढ़ता रहा तो आपको क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। आइज में हाइपरटेंशन की वजह से आपको रेटिनोपैथी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपको कार्डियोवैस्कुलर की अपन बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर में अपन याद रख सकते हैं सीएचएफ हो सकता है, एमआई हो सकता है, और किडनी की अपन बात करें रीनल कॉम्प्लिकेशन की तो क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, और अगर अपन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। आई की बात करें तो आई में आपके रेटिनोपैथी की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो छोटी मोटी दिक्कतें हैं बेटा, कोई पूछे मुझे बीपी तो क्या होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तेरे को ज्यादा से ज्यादा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, या एमआई होगा, या तेरी किडनी खराब होगी, या तेरे को स्ट्रोक आएगा, या तू अंधा हो सकता है, इससे ज्यादा कोई खास तेरे को समस्या नहीं होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि डरने की जरूरत है या नहीं है, आप सब जानते हैं मैं जो बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, डरने की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत है, और इसीलिए इसे साइलेंट डेथ भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब इसके बाद में इसकी दवाइयों पे आता हूं। सिंपली अगर मैं सीधा सीधा इसकी दवाओं पे आऊं तो मैं ब्लड प्रेशर कम करना है, तो ब्लड प्रेशर कम करना है तो ब्लड प्रेशर कम करने के सिर्फ तीन ही कंपोनेंट है सीधे सीधे। एक तो है कंपोनेंट हार्ट, दवा किस पे काम करे, हार्ट पे क्या काम करे, सीधा दवा किसको कम करे, कार्डियक आउटपुट को। जब मोटर ही पानी कम फेंकेगी तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट है वेसल्स क्या हो जाए, डायलेट, ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, डायलेट, वेसोडाइलेशन। अगर पाइप भी छोड़ेंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा कंपोनेंट है इनके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम है। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम ही कम हो गया तो अंदर बनने वाली चीज ही कम हो गई तो अपने आप बीपी कम हो जाएगा। तो बीपी कम करने के तीन कंपोनेंट है। जितनी भी दवाइयां अगड़म बगड़म अंट पढ़ाई जाती है, जाने क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है, वो दवाइयां कोई चमत्कार नहीं करती। बीपी की दवाइयां तीन ही काम करती है, या तो कार्डियक एक्टिविटी कम करते हुए कार्डियक आउटपुट कम करती है, या आपकी ब्लड वेसल्स पे काम करते हुए वेसोडाइलेशन करती है, या आपके डायूरेटिक की वजह से वो इंक्रीज यूरिन आउटपुट बढ़ाकर प्लाज्मा वॉल्यूम को कम करती है, और ऐसा करते हैं डायूरेटिक। बहुत सिंपल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देख के लिखेगा। सारी चीजें आज मैं आपके लिए स्लाइड में लाया हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। किशोरी शर्मा, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, किसके पास क्या है क्या नहीं, अभी जो है बेटा वो ले ले, जो नहीं है उसकी चिंता मत करे, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की अपन बात करें तो साफ साफ नोट्स में लिखा है ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू लोअर डाउन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, उन्हीं दवाइयों को अपन कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वो दवाइयां जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को कम करने के काम में आती है, ऐसी दवाइयों को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। और मैंने बताया था ये दवाइयां कोई चमत्कार नहीं करती है, ये दवाइयां या तो किडनी पे काम करती है, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्ट ऑन किडनी बाय डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, सीधा ये किडनी पे काम करके किसको कम करती है, ब्लड वॉल्यूम को। किडनी पे काम करने वाली दवाई डायूरेटिक है, यूरिन आउटपुट बढ़ता है, यूरिन आउटपुट बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम कम होता है, और ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो बीपी अपने आप कम हो जाता है। हार्ट पे काम करती है, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी करती है, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी कम होने से डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो बीपी अपने आप कम हो जाता है। बहुत सिंपल है। ब्लड वेसल का क्या करती है, डायलेशन होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो बीपी कम होगा। बहुत सिंपल है, जिंदगी पर ध्यान रखिएगा। दवाइयां या तो हार्ट पे काम करेगी, या किडनी पे काम करेगी, या ब्लड वेसल पे काम करेगी। हार्ट वाली कार्डियक आउटपुट कम करती है, किडनी वाली यूरिन आउटपुट बढ़ाती है, और ब्लड वेसल वाली वेसो डायलेशन करती है। आप सब जानते हैं यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो बीपी अपने आप कम होगा। अब जो ये दवाइयां हैं, ये दवाइयों में क्या क्या आता है, सबसे पहले एसी इनहिबिटर आते हैं। एसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल,
एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट आते हैं, लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, ओल्मिसार्टेन, कैंडिसार्टेन, वल्सार्टेन। डायूरेटिक्स आते हैं, फ्रूसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। इनके बारे में इंपॉर्टेंट मैं बिल्कुल बताऊंगा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलोल, एटेनोल आता है। अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन आता है। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में लाबेटोलोल, कार्बिडोल आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टेजियम, वेरापामिल आता है। वैसोडाइलेटर में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डाइऑक्साइड आता है। सेंट्रल सिम्पैथेटिक में मेथाइल डोपा, क्लोनिडीन आता है। अब मैं इनको एक एक करके उठाता हूं। सबसे पहले याद रखना है ACE इनहिबिटर क्या विशेषता है, इतना सा याद रखना है। ये डिक्रीज AG सेकंड प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन को कम करते हैं ये, AG सेकंड के। वैसोडाइलेशन होता है, उसके अलावा क्या होता है, डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और ऐसे होने से आप सब जानते हो, अगर वैसोडाइलेशन हो गया, सोडियम वाटर रिटेंशन कम हो गया, तो साफ साफ बात याद रखना है, बीपी कम करते हैं। क्या कम करते हैं, बीपी कम करते हैं। ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन सेकंड का प्रोडक्शन कम करते हैं, और एंजियोटेंसिन सेकंड का प्रोडक्शन कम होने से वैसोडाइलेशन होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन कम होता है, और बोले तो बीपी कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ACE इनहिबिटर के एग्जांपल में विशेष बातें क्या याद रखनी है, कैप्टोप्रिल नाम की दवाई से डिसगेजिया होता है। डिसगेजिया होता है, बताइए डिसगेजिया क्या होता है, जवाब दीजिए। डिसगेजिया क्या होता है, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, व्हाट इज डिसगेजिया, जवाब दीजिए। डिसगेजिया क्या होता है, जवाब दीजिए बच्चों। डिसगेजिया किसे कहते हैं, डिसगेजिया किसे कहते हैं, DYSGEUSIA। डिसगेजिया किसे कहते हैं, डिसगेजिया किसे कहते हैं, डिसगेजिया किसे कहते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन को क्या कहते हैं, डिसगेजिया। रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन को क्या कहते हैं, डिसगेजिया। ये केवल और केवल कैप्टोप्रिल से ही होता है, बाकी ACE इनहिबिटर से नहीं होता। कैप्टोप्रिल से ही क्या होता है, डिसगेजिया होता है। क्या होता है, डिसगेजिया। तो डिसगेजिया, डिसगेजिया रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन कौन सी दवाई से होता है, कैप्टोप्रिल से। ये एग्जाम में याद रखने लायक क्वेश्चन है। और क्या याद रखोगे, ACE इनहिबिटर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, ACE इनहिबिटर के बारे में क्या पूछेगा, प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होते हैं ये, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फीटोपैथिक होते हैं, क्या होते हैं ये, फीटोपैथिक होने के कारण ये प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन, ACE इनहिबिटर। और ACE इनहिबिटर के बारे में क्या रखना है, ड्राई कफ। इनका एक फेमस एडवर्स इफेक्ट है ड्राई कफ। ये ड्राई कफ करते हैं, तो जिन लोगों को परसिस्टेंट ड्राई कफ होता है उनमें इनको अवॉइड किया जाता है। तो ये विशेष बातें मैं ACE इनहिबिटर की बता रहा हूं। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, और ड्राई कफ इनका एक और एडवर्स इफेक्ट है। तो ये विशेष बातें याद रखनी है। एंजियोडेमा, एंजियोडेमा भी होता है, इनसे एंजियोडेमा भी होता है। पढ़ाने को बहुत कुछ है, पर CHO के हिसाब से जो विशेष बातें जो आपको याद रखनी है वो यही रखनी है। और यूजेस की अगर आपसे कोई पूछे, बोले यूजेस क्या क्या है, ये तो सब क्या थे, ACE इनहिबिटर के एडवर्स इफेक्ट थे, कॉन्ट्राइंडिकेशन थे। तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये एडवर्स इफेक्ट थे और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर आपसे कोई पूछे, बोले कहाँ यूज करेंगे, तो एंटी हाइपरटेंसिव। क्या यूज होगा, एंटी हाइपरटेंसिव यूज होगा। और कहाँ यूज होते हैं ये, CHF में यूज होते हैं। और कहाँ यूज होते हैं CHF के एंटी हाइपरटेंसिव के अलावा, ये डायबिटीज मेलाइटस के अंदर प्रोफाइलेक्सिस करने के लिए, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, किसमें यूज होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए भी। तो एंटी हाइपरटेंसिव भी है, CHF में भी यूज होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूज होते हैं, और हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क पेशेंट के अंदर भी दिया जाता है, और MI के अंदर भी दिया जाता है। इतने सारे यूजेस हैं, तो इतने सारे यूजेस हैं। एंटी हाइपरटेंसिव भी है, CHF में भी यूज होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूज होते हैं, हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क में भी देते हैं, और MI में भी देते हैं। और इनको आप कहां पर भी दे सकते हो, आप इनको प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करने के लिए भी दे सकते हो, टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। किसमें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इनको प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए भी दिया जा सकता है। याद रखना है। ये किसके बारे में था, ACE इनहिबिटर के बारे में। ACE इनहिबिटर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ACE इनहिबिटर के एग्जांपल कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रामिप्रिल। रामिप्रिल बहुत फेमस है, 1.25 से 10 mg आज की तारीख में चलती है। रेमिप्रिल बहुत ज्यादा फेमस है, आप सब जानते हो, रेमिप्रिल का यूज बहुत हो रहा है। अब आ जाते हैं अगली क्लास पर, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। ACE इनहिबिटर का काम था एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने नहीं देना, और ARB का काम है। ARB का क्या काम है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का क्या काम है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर बाई ब्लॉक AT1 रिसेप्टर, डिक्रीज AG सेकंड एक्शन। ये किसका एक्शन नहीं आने देते, एंजियोटेंसिन सेकंड का। और एंजियोटेंसिन सेकंड का एक्शन नहीं आता तो साहब क्या होता है, वही वैसोडाइलेशन और वही डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, और बिल्कुल वही डिक्रीज बीपी। सब कुछ सेम है, बस फर्क ये है ACE इनहिबिटर बनने नहीं देते हैं और ARB काम करने नहीं देते हैं। कहने का मतलब ACE इनहिबिटर का मतलब है लाइट नहीं आना, और ARB का मतलब है कि भैया बटन बंद होना। तो दो चीजें हैं, ACE इनहिबिटर का मतलब है लाइट नहीं आना, मतलब बनने नहीं देना। ARB का मतलब है बटन बंद होना, मतलब उसे काम करने नहीं देना। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। जो इसके एग्जांपल है, एग्जांपल देख सकते हैं आप, साफ साफ लिखे हैं यहाँ पर एग्जांपल में, लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, ओल्मिसार्टेन, कैंडिसार्ट। तो ये विशेष बातें याद रखनी है। एंजियोडेमा, एंजियोडेमा भी होता है, इनसे एंजियोडेमा भी होता है। पढ़ाने को बहुत कुछ है, पर CHO के हिसाब से जो विशेष बातें जो आपको याद रखनी है वो यही रखनी है। और यूजेस की अगर आपसे कोई पूछे, बोले यूज, तो ACE इनहिबिटर से समस्या थी ना ड्राई कफ की, वो इससे नहीं है, नो ड्राई कफ। तो अगर किसी को ACE इनहिबिटर से ड्राई कफ होता है, अगर किसी को ACE इनहिबिटर से ड्राई कफ होता है, तो उसे ARB से ड्राई कफ नहीं होता, तो उसे आप ARB दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। तो ACE इनहिबिटर जिस व्यक्ति को चल रहा है उसे ARB पे शिफ्ट किया जा सकता है, अगर उसे ACE इनहिबिटर से क्या हुआ है, ड्राई कफ हुआ है। तो ACE इनहिबिटर ARB का सबसे बड़ा अंतर क्या है, ACE इनहिबिटर से ड्राई कफ होता है, ARB से कोई ड्राई कफ नहीं होता। बिल्कुल ये याद रख लेना है। दुनिया भर की चीजें पढ़ाने की है, पर बेटा मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपके काम की है,
उसके बाद हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी पर बात करें डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मैं यही बता देता हूं, बहुत सिंपल एक्शन है। डायूरेटिक दवाइयां क्या करेगी, डायूरेटिक जैसे ही दोगे आप, डायूरेटिक दवाइयां क्या करेगी आप सबको पता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ये किसको बढ़ाती है, यूरिन आउटपुट को, और यूरिन आउटपुट बढ़ने से आप सबको पता है डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, और डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम होने से आप सबको पता है डिक्रीज बीपी। जितना प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा उतना ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। विशेष बात क्या याद रखनी है, ये प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये आपको याद रखना है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड डायूरेटिक कब होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में डायूरेटिक नहीं दिए जाते हैं, ये याद रखना है बीपी के इलाज के लिए। प्रेगनेंसी में डायूरेटिक नहीं दिए जाते हैं, फीटल सर्कुलेशन को कंप्रोमाइज, प्लेसेंटल सर्कुलेशन को कंप्रोमाइज करते हैं, फीटल डेथ हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में डायूरेटिक नहीं दिए जाते हैं। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है डायूरेटिक के बारे में। अब इसके बाद बीटा ब्लॉकर पे आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोल एटेनोल की मैं बात करूं तो आप सबको पता है जो बीटा ब्लॉकर होते हैं, बहुत सिंपली अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर की, बीटा ब्लॉकर बाई ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर। पहले तो ये बता दूं आपको मैं, जिनका कमाल है वो बीटा 1 रिसेप्टर के ब्लॉक करने की वजह से डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी का मतलब डिक्रीज फोर्स एंड रेट, और डिक्रीज फोर्स एंड रेट की वजह से आप सबको पता होना चाहिए डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट करते हैं, और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से आप सबको पता होना चाहिए डिक्रीज बीपी। किसको कम करते हैं, ये बीपी को, और बीपी को कम करते हैं इसीलिए इनको RX HTN में यूज नहीं किया जाता है, हाइपरटेंशन के इलाज में यूज नहीं किया जाता है। बीटा ब्लॉकर के बहुत सारे उदाहरण हैं, बीटा ब्लॉकर के दुनिया भर के उदाहरण हैं। बीटा ब्लॉकर्स के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखे हैं, प्रोपेनोल एटानोल सोटानोल पिंडोलोल टिबोलोल बिटाकोलोल स्मोलोल सेरिप्रोल एसिबिटालोल नेबियोलोल कार्बिडोल, दुनिया भर के उदाहरण हैं। बीटा ब्लॉकर के बहुत सारे उदाहरण बेटा, पर आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, आपको दो बता रखे हैं, प्रोपेनोल एटेनोल, ये नॉन सेलेक्टिव है और ये बीटा 1 सेलेक्टिव है। ये नॉन सेलेक्टिव था और ये बीटा 1 सेलेक्टिव है। कहाँ कहाँ काम में ले सकता हूँ मैंने, और ले सकता हूँ क्लासिकल एंजाइना में, यूजेस की अपन बात करें तो, और कहाँ काम में ले सकता हूँ इनको, मैं MI में ले सकता हूँ, और कहाँ काम ले सकता हूँ एंटी अर्मिक के तौर पे काम में ले सकता हूँ, और इनको CHF में बाद में ऐड किया जा सकता है। तो साहब इनको हाइपरटेंशन में, क्लासिकल एंजाइना में, MI में और एंटी अर्मिक के तौर पर, और CHF में भी बाद में लेटर यूज किया जा सकता है। बाद में इनको CHF के मरीज में भी यूज किया जा सकता है, जब CHF का मरीज स्टेबल हो जाए, कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो जाए। तो आप सबको पता है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको इसकी जानकारी है, कब इसको कैसे दे सकते हैं आप सबको पता है। यहाँ इस क्लास में एक चीज डिस्कस करना संभव नहीं है। तो बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में काम आते हैं, या क्लासिकल एंजाइना में काम आते हैं, या मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में काम आते हैं, या एंटी अर्मिक के तौर पर काम आते हैं, या CHF में काम में आते हैं, या सब में काम में आते हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो बीटा ब्लॉकर का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए AV ब्लॉक, ऑप्शन बी वेरिएंट एंजाइना,